हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं आपदा प्रबंधन। जो यूपीएससी नेकपाल परीक्षा में जो मेंस लेवल मेंस की जो परीक्षा होनी है, जो मेंस की परीक्षा होनी है उसके लिए है। ये जो पेन टैप करता हूँ, मेंस की परीक्षा उसके लिए है। इसमें अध्याय 1। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में हमने देखा है कि जैसे कि हमें पढ़ना है भारत में आपदा एवं गैर पारंपरिक सुरक्षा की चुनौती। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दें, आपके सिलेबस क्या दिखा रहे हो। एक सेकंड, इसमें सिलेबस में लगाया था पीपीटी में, कहाँ गया। हाँ, ये रहा डायरेक्ट सिलेबस। और इसको इस प्रकार से विभाजित किया है फिर हमने। तो देखिए सिलेबस है, ये 10 नंबर का आता है। जब ये 10 नंबर का है, जी पर्यावरण टॉपिक है और जी आपदा भारत में आपदा पढ़नी है, गैर पारंपरिक सुरक्षा। इसी सिलेबस को हमने समराइज करके जो दिया है, इसमें समझाने के लिए इसमें किया है। देखो, भारत में आपदा एवं गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती, आपदा निम्नीकरण एवं प्रबंधन पढ़ना है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पढ़ना है। संस्थाएं पढ़नी है एनडीए में, एसडीए में, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विश्व स्तर पर प्रशासनिक उपलब्धियां। 10 नंबर का सबसे ये सब तो चीज़ें आपको सब पता है। इस तरह के थोड़ा थोड़ा हम सिलेबस के बारे में बता दें, फिर हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर बने रखना। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में समझ लीजिए, हल्की फुल्की जानकारी अगर सिलेबस के बारे में मिल जाए तो सही है। एक तो क्या है कि पीपीटी बनाए हुए दिक्कत हो जाती है। थोड़ा हम सिलेबस समझो, पहले सिलेबस क्या है, थोड़ी हम सिलेबस की जानकारी देते हैं और इसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं। पीपीटी सही ढंग से नहीं समझते हैं, नहीं मिली पीपीटी। सबसे पहले समझते हैं भारत में आपदाएं। इसमें सब क्या समझना हो, इसमें देखना होगा कि भारत में कौन कौन सी आपदाएं आती हैं। जैसे कि भूकंप है, सुनामी है। क्योंकि हमने एक इंट्रो वीडियो डाल दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो ठीक है, लेकिन हम दोबारा डिस्कस कर देते हैं। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती। अच्छा, इससे सुरक्षा में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती का मतलब है कि, जो पुराने ज़माने के लोग थे, वे लोग क्या करते थे कि मान लो कि जैसे बाढ़ किनारे के बसे हैं, तो उन्हें कोई चिंता रहती नहीं थी। इमेज लगाई थी और हमने एक सेकेंड हो जाए तो हम फिर क्लास डिस्टर्ब ज़्यादा। ये समझिए, इसको समझिए। इसमें क्या है, देखो ये बाढ़ आई तो पहले ज़माने के लोग हैं, तो ये लोग क्या करते हैं समझो। पहले के लोग क्या है कि जो बाढ़ आ रही तो उसके प्रति व्यवस्था नहीं करते थे कि कैसे निपटारा करें। तो इसके लिए बनाया गया एक पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौती। जो पुराने जमाने के लोग हैं, गैर पारंपरिक। तो अब पारंपरिक में पीढ़ी दर पीढ़ी गैर मीन्स होता है नई, गैर पारंपरिक मतलब कह दीजिए अपडेटेड, यानी अपडेटेड सुरक्षा चुनौती के रूप में आपदा निम्नीकरण। यहाँ पर समझिए, आपदा निम्नीकरण यानी आपदा को कम करना, निम्नीकरण मीन्स होता है कम करना, निम्नीकरण मीन्स होता है कम करना, प्रबंधन मीन्स होता है मैनेजमेंट यानी व्यवस्था करना। इसी के लिए एक अधिनियम आया, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। अभी तक कोई अधिनियम नहीं था। इससे पहले क्या करते थे, वे लोग राहत पर काम करते थे, यानी कि राहत पहुंचाते। 2005 से पहले करते थे कि अगर कोई वहीं बाढ़ आ गई तो ये राहत पहुंचा दो, हेलीकॉप्टर की जैसे सुबह जा रही जैसे तो राहत पहुंचा देते। जैसे भूकंप आ गया या कोई विस्फोट हुआ या, तो इस समय
राहत पहुंचाते थे, कुछ करते नहीं थे। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया। इसमें क्या किया था कि राहत की नीति को काट कर इन्होंने क्या किया, एकीकृत ढांचा बनाया। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए संस्थाएं बनाई, एनडीएम, एसडीएम। राष्ट्र स्तर यानी केंद्र स्तर पर बनाई एसडीएम। देखो थोड़ी आपको समझा दें, यहाँ पर चित्त है, चित्त से सही समझ में आता है। यहाँ समझिए, देखो आपदा प्रबंधन अधिनियम समझा चुके हैं। तो एकीकृत संस्थागत ढांचा, वैधानिक ढांचा है इसमें। ठीक है, इस एकीकृत वैधानिक ढांचा है। इसमें क्या किया कि इसको 3 स्तरों में बांटा है एकीकृत ढांचा को। एकीकृत ढांचा जो 2005 के अंतर्गत है, इसके 3 स्तर होंगे। एक केंद्र पर काम करेगा, एक राज्य में काम करेगा, एक केरली में काम करेगा। सबको पता है केंद्र में कौन होता है, पीएम। स्टेट पे कौन करेगा, मुख्यमंत्री। और जिला में करेगा कलेक्टर। इसमें लिखा नहीं है कलेक्टर, जिला में कलेक्टर। यानी कि एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर। जो आपको यहाँ पर चर्चा की थी, नेशनल डिजास्टर। एनडीए में दिखाया जाएगा सिलेबस, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एसडीएमए को स्टेट में, एक होता है डीडीएमए, यहाँ लिखा नहीं है, सॉरी, डीडीएमए। और डीडीएमए का सब नेम सेम है, डी के अलावा आप कर दीजिए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके बाद एसडीएमए में सिलेबस एसडीएम एनडी। अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के, एनडीआरएफ का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रबंधन प्राधिकरण मोचन बल। वो एसडीएम मीन्स होता है राज्य। यानी कि अब क्या है कि जितनी संस्थाएं, दो संस्था में काम करने के लिए बल चाहिए, तो मोचन बल है। इसे कहते हैं नेशनल डिजास्टर रेडिएशन फोर्स। यानी प्राधिकरण, यानी समन्वोचन बल भी कह सकते हैं। तो ये है। वो विश्व स्तर पर इसकी क्या पास, इसका मतलब विश्व स्तर पर सहायता की, अगर आपदा बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको संभालने के लिए फिर अलग देश से सहायता लेनी पड़ती है। तो इसे कहते हैं विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर इसे हम कहते हैं विश्व स्तर पर। तो हम सिलेबस में बता चुके हैं कि ये आपका पूरा सिलेबस है कि, और भारत में आपदा प्रबंधन कर रही कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, विशेष सबका अध्ययन में करना होगा। और हम अध्ययन किस प्रकार करेंगे थोड़ा हम आपको बता देते हैं। जो इंट्रो में था सबको लेंगे, थोड़ी जल्दी जल्दी समझ लीजिए, क्लास स्टार्ट करनी। तो प्रकोप बैच में सब लोग जुड़ जाइए। हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन। आप कहेंगे कि टॉपिक में तो है नहीं, सिलेबस में तो कहूँ आपदा है नहीं, लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पर जो इतना बड़ा बड़ा आपको दिख रहा है, जी दिख रहा है आपदा, ठीक है। इसीलिए हमें आपदा उसके टर्म पढ़ना है। आपदा पढ़ने से पहले प्रकोप पढ़ना पड़ेगा, फिर आपदा पढ़ेंगे, फिर भेद्यता पढ़ेंगे, फिर जोखिम क्या है, अगर इन 4 टर्म को पढ़ना हो, क्षमता, फिर पढ़ेंगे उसके प्रकार, बाद में आपदा किस प्रकार है उसके आंकड़े। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है आपदा प्रबंधन की अवधारणा। अब आप कहेंगे कि ये भी तो सर सिलेबस में नहीं है, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा होगा आपदा प्रबंधन, ये रहा सिलेबस है। सुरक्षा के रूप में आपदा प्रबंधन किस प्रकार मैनेजमेंट करना है, तो ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन में क्या पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन का अर्थ समझेंगे और इसके प्रकार से ये सब करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे भारत में आपदा प्रबंधन किस प्रकार, जो कि दिस इज द मेन टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन का अंतर्राष्ट्रीय ढांचा किस प्रकार है, होमग्लो सम्मेलन, सेंडाई सम्मेलन हुआ, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, ये पढ़ेंगे। फिर समझेंगे कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन किस प्रकार है, और फिर कुछ नहीं, फिर आपदा स्टार्ट हो जाती है।
तो जैसा कि हमने सिलेबस डिसाइड किया था उसी आधार पर अब चालू करते हैं। मान लीजिए आपदा हमें कुछ नहीं आता। सबसे पहले समझिए कोई भूकंप आया, समझिए सबसे पहले समझिए कोई भूकंप आया तो क्या होगा, आप सोचिए, सोचो। अगर मान लीजिए कहीं पर भूकंप आया तो क्या होगा, घर टूट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है भैया, घर टूटेंगे। भूकंप आएगा तो घर तो टूटे ही, ज़्यादा तेज आएगा। पेड़ है, पेड़ टूटेंगे। बिल्कुल सही बात है, पेड़ भी टूटेंगे। बेसिक श्रम आपदा से मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं। सिलेबस पर समझिए कि जब कहीं पर भूकंप आता है तो क्या होता है। तो बच्चे ज़्यादा तेज आ जाए तो क्या हो जाए, भूकंप ज़्यादा तेज आ जाए तो घर टूटेंगे, पेड़ टूटेंगे, और बढ़िया हो जाए तो फिर मानव की मृत्यु हो जाए। 3 चीज़ें हो रही, कुछ हम इसे ऐसा कह सकते हैं, पेड़ टूट गए, हम इसे कह सकते हैं पर्यावरण हानि। कह सकते हैं, नहीं कह सकते। घर टूट गए इसे हम भौतिक हानि कह रहे हैं कि भौतिक चीजें हैं। ये डेफिनेशन तो पता होगी आप। लेकिन दूसरी चीज समझिए, इसे भौतिक हानि तो कहेंगे, लेकिन जो घर को बनाने में रुपए लगते हैं, बनाने में क्या लगते हैं, रुपया। तो जिसे जी अर्थ है, यानी हम इसे क्या कहेंगे, आर्थिक हानि भी कहेंगे। बेसिक टर्म समझिए, डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। डेफिनेशन इसे रटना नहीं है, केवल समझना है, ध्यान रखना। समझो, जहाँ ना आए उसे समझो। और मानव की मृत्यु हो गई, और मानव की मृत्यु हो गई तो इसे हम क्या कहेंगे, मानवीय हानि कहेंगे। जी डेफिनेशन है। अब कोई भी कुछ भी होती है, बेसिक टर्म है, दिस बेसिक टर्म है, मतलब शब्द है, बेसिक शब्द है हिंदी मीडियम वाले में। तो जब कोई आपदा आई तो क्या होगा, जैसे जब कोई आपदा आई तो हमने कहा कि घर टूटेंगे, पेड़ टूटेंगे, मानव यानी कि मानव की मृत्यु मानवीय हानि। घर टूट गए तो भौतिक आर्थिक हानि, पेड़ टूट गए तो पर्यावरणीय हानि बताए। तो आपदा कोसी हो सकती है, तो प्राकृतिक हो गई, मानवीय होती है। डेफिनेशन क्या बनेगी, तो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से उत्पन्न दुर्घटना जो मानव भौतिक एवं आर्थिक एवं पर्यावरण हानि करती है उसे आपदा कहते हैं, उसे आपदा कहते हैं। अब इससे पहले हमें समझना होगा कि आपदा को समझने पहले हमें समझना होगा इसकी बेसिक टर्म 3 समझ गए। तो प्राकृतिक मानवीय कारणों से उत्पन्न है, इसकी बेसिक टर्म इससे पहले हमें समझना होगा थोड़ा सा, फिर आपदा हम दोबारा समझाएंगे। ये तो बेसिक टर्म है कि अगर मानव मर रहा हो, सब कुछ मर रहा है, मानव की मृत्यु, है टूटे, पेड़ टूटे, तो प्राकृतिक मानवीय कारण से आपदा है। अब बेसिक टर्म इसमें प्रकोप, रिक्स, वल्नरेबिलिटी। प्रकोप यानी हजार्ड, रिक्स जोखिम, और सुविधा भेद्यता वल्नरेबिलिटी। सबसे पहले समझते हैं हम हजार्ड को। हजार्ड क्या है और जोखिम क्या है और वल्नरेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले जोखिम, एक हमने डायग्राम है इसमें समझ, मान ली कोई आग जंगल में लग गई, ये दिखा रही जंगल में आग लगी। एक बेसिक समझिए, देखो यूपीएससी का सिलेबस पूरा नहीं उतार सकते, बेसिक टर्म समझिए। मान लो जंगल में आग लगी है, समझिए आग लगी जंगल में, तो क्या है, क्या होगा, नुकसान क्या होंगे, पहले हमें बताइए, सोचिए कि डेवलप कीजिए, नुकसान क्या होंगे। यह रटना नहीं है, बार बार प्रश्न नहीं गिरो, रटना नहीं है। शुरुआती क्लास से जहाँ समझ में पूछा, हम आपसे खुद कवर करवाएंगे, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैंने कहा जब जंगल में आग लगी तो क्या हुआ, अब इधर तो भैया जंगल में आग लगी तो भैया क्या होंगे, पेड़ जलेंगे। ओके, दिखा रहे हैं। हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए तो जीव भी नुकसान हो जाए, हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। ये ज़्यादा बढ़ जाए तो जीव पर आ जाए, यानी पेड़ को दोबारा से समझिए, पेड़ को क्या कहेंगे, पर्यावरणीय हानि, हम परिभाषा बता रहे हैं। जीव को कहेंगे मानवीय।
जीव, मानव एक जीव है, यानी कि जीव की हानि हो रही, यानी सॉरी सॉरी, जीव यानी जीव भी मर रहा, यानी कि जीवन की हानि हो रही और पर्यावरण हानि। लेकिन यहाँ पर मानव की हानि नहीं हो रही, जंगल में मानव तो है नहीं। और यही आग गांव में लगे तो क्या हो गए भाई बताइए। और जब घर में आग लगती है तो यहाँ पर घर में कोई ना कोई सदस्य होगा, तो घर में हानि होगी मानव की। तो समझे, जंग प्रकोप को आपदा में, आप प्रकोप आपदा में क्या अंतर, जब तक मानव की हानि नहीं होगी तब तक वह आपदा नहीं है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, दिस इज संभावना, हो सकता है मानव की हानि हो जाए, लेकिन जब तक मानव की हानि नहीं तब तक प्रकोप है। मानव की हानि हुई तो है आपदा, यानी जीवन संपत्ति को प्रकोप क्या है कि जीवन और संपत्ति को नष्ट करने की क्षमता रखती है प्रकोप, लेकिन इसमें मानव हानि नहीं। थोड़ा हम और अच्छे से प्रकोप को समझाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक आपदा है प्रकोप, यानी आपदा होने से पहले प्रकोप है, यानी कि कहीं और कि जीवन संपत्ति नष्ट जब तक तो मानव की हानि होगी, पर प्रत्येक ग्रुप आपदा नहीं होती। जो सही यहाँ पर जंगल में आग लगी, मानव नहीं है तो प्रकोप ही तो, लेकिन आपदा नहीं। यही गांव भड़क के गांव में पहुंच गई तो भैया ये आपदा बन गई। जब तक जंगल में थी ये आग तो क्या थी, प्रकोप। जंगल में थी जब तक प्रकोप थी, और जैसे ही आग जी गांव में पहुंच गई तो भैया आपदा बन गई। यानी कि जब तक मानव की हानि नहीं होगी तब तक ये प्रकोप रहेगी। बताइए समझ में आ गया। बेसिक टर्म दो रखना कि प्रकोप और आपदा में केवल बेसिक अंतर यही है कि ये एक संभावना है और ये एक विनाशकारी प्रभाव है। यानी कि समझो, जब तक मानव की हानि नहीं होगी तब तक प्रकोप है, मानव की हानि हुई तो प्रकोप नहीं, आपदा हो गया। अब अब हमारे पास एक शब्द है, अब एक शब्द है, सब एक शब्द प्रकोप समझे आप, दूसरा शब्द हमने प्रकोप समझ लिया घटना की क्षमता, यानी कि जो नुकसान। अब रिस्क क्या है, वो वैलिडिटी, सुविधता, यानी समझिए, इस एक एग्जाम्पल से समझिए सुविधता। मान लीजिए मोटरसाइकिल जा रही है, देखिए कि ये मोटरसाइकिल जा रही है, हमें पता है आगे खड्डा है, खड्डा है गड्ढा है, यानी कि रिस्क से जी आ रहा है तो गिर जाए। तो वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी सुविधता तो हमें पता नहीं, वैलिडिटी छोड़ो, गड्ढा है। अब इनकी चांस है कि गड्ढा है, खतरा तो है, आगे रिस्क है, लेकिन रिस्क कब है, जब ये हेलमेट नहीं लगाए। अगर हेलमेट लगाए तो गिर भी पाए तो ज़्यादा चोट नहीं लगे, या ब्रेक कम है। दो कंडीशन है, कंडीशन कौन कौन सी है कि जब गड्ढा पे आ रहा है, एक तो ये हेलमेट नहीं लगाए और एक ब्रेक कम। अगर ना तो हेलमेट है आए तो यहाँ पर ब्रेक लगा लें तो मोटरसाइकिल स्लो हो जाए तो आराम से निकल जाए। जब कंडीशन जब रही कि ब्रेक नहीं, जब वो हेलमेट नहीं लगाया, दादा का गुंडा आदमी है, बोले मोटरसाइकिल से हमें को रोको, हेलमेट को लगा थोड़ी थोड़ी दूर में, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, तो इसे सुविधता कहेंगे। कैसे सुविधता कैसे है कि खतरा है, जो खतरा है कि आप हेलमेट नहीं लगाए हो और आप ब्रेक नहीं लगा रहे, ब्रेक कम है, खतरा है, यानी पेनल्टी है खतरे के प्रति संवेदनशीलता समझ, यानी खतरा सहन करने की अक्षमता। जब मोटरसाइकिल से आ रहा है, जो तो गड्ढा है, तो अब इनके पास क्षमता ही नहीं है खतरा सहन करने की, यानी कि अक्षमता, अक्षमता है इनकी, ठीक है, खतरे के प्रति अक्षमता है इनकी, इसे ही कहते हैं वल्नरेबिलिटी, यानी कि खतरे के प्रति। अब इन्हें हम हेलमेट लगवा दे रहे हैं और जो ब्रेक हमने कह दिए सही है, वहाँ पाँव धरो,
तो अब एक खतरे के प्रति सुविधता है, जिन्हें खतरे से कोई मतलब नहीं। अब समझो दोबारा, नहीं आया समझ में? देखो तो एक बार और समझो, समझ में नहीं आया रोजा रोजा समझा। बेसिक टर्म कुछ नहीं। मान लीजिए कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और इनका ब्रेक कमजोर है और जी हेलमेट ज़्यादा नहीं लगा और गड्ढा में आया, इन्हें ब्रेक नहीं लगा और धड़ाक गिर पड़ी। तो आगे इन्हें पता था खतरा है, खतरा है पता था जी, लेकिन जी क्या नहीं करे, खतरे की भीति भी तो नहीं होती कि हेलमेट लगाए होते। मान लो ब्रेक फेल है तो हेलमेट तो लगाए होते, यानी खतरे की प्रति जागरूक होते, यानी खतरे के प्रति इनकी क्षमता तो विकसित नहीं हुई कि हम खतरा आ रहा हो तो हेलमेट तो लगा घर से निकलो। मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी लगा रहता है कि हेलमेट नहीं लगाओ तो पेट्रोल नहीं दे। तो ये तो हेलमेट नहीं लगाओ ब्रेक कम लगाना। वही चीज तुम्हारा ब्रेक खराब आती तो ब्रेक सुधरवा लेती, सुधरवा सकती, लेकिन नहीं किया। दादा आदमी का काम, मम्मी ने पैसा था इसलिए पैसा समोसा चाटो खत्म कर दे, बोले सुधरवा लो। तो यही दिक्कत हुई है कि आपकी सुविधता क्या है कि खतरे के प्रति अक्षमता है तुम्हारी। ठीक है, इसे ही कहते हैं। अब जब भी सुविधा ध्यान रखना तो एग्जाम्पल ध्यान रखना मोटरसाइकिल वाला, कि मोटरसाइकिल से आ रहा है, गड्ढा है और हेलमेट और ब्रेक फेल है, यानी खतरे की भी अक्षमता है, जो मुंह टूटने को। अब जोखिम क्या है? अब जो जोखिम समझिए, जब जोखिम गड्ढा है, जब इन्हें पता है, सुनो, कि खतरे की संभावना है, खतरा गड्ढा दिखाओ कहाँ संभावना है गिर भी, उसके पास हेलमेट और ब्रेक दो ही नहीं है। जब इन ये दो ही नहीं है तो आगे जाके खतरा होगा एक्सीडेंट होने, होने कि नहीं होने। वैलिडिटी में सुविधा में ये था कि हेलमेट और ब्रेक तो लगे नहीं रहे, तो राम भरोसे है, लेकिन इतने तो रिस्क खतरा में है कि टूटी जाने का गड्ढा हो, जो गड्ढा हो और जी पैरी नहीं धड़ाक तो गिरने ही है। तो यानी खतरे की संभावना हो जाए, यहाँ हो रहा हो पढ़ने भाई के खतरे की वेदता का स्तर पता पड़ जाए कि वैलिडिटी यानी कि खतरे के प्रति तुम अक्षमता हो, तो टोटली भैया जोखिम है, रिस्क है, टोटली रिस्क है कि नहीं है। तो इसे टोटली रिस्क कहते हैं। दोबारा समझो, जोखिम मीन्स होता है दुर्घटना या चोट की घटना को समझिए। पहले बेसिक टर्म समझिए, परिभाषा हम समझा रहे हैं। यानी कि जब आप देखो वैलिडिटी हमने समझाया, पहले वैलिडिटी समझिए, तभी समझ में नहीं आता। वैलिडिटी इतनी है कि आपके पास खतरे के प्रति क्षमता नहीं विकसित, यानी कि आप मोटरसाइकिल में हैंडल लगाओ, चाहे जितने गिर जाओ, खतरे के प्रति अक्षमता है और ब्रेक सुधरवाओ। ठीक है, जो तो हो गई हमने कि घर से नहीं कर रहे जी, तो जो बेसिक टर्म है कि नहीं है। जैसे कि पहाड़ी सीख रहे हैं, जैसे कि मैथ पढ़ो, तो जब पहाड़े पहाड़े सीखो तो मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट। एक चीज़ और समझो, एक पहले एक कंपनी बनी थी, नाम ध्यान नहीं याद, उसने कहा कि हेलमेट लगाओ तो मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन लोगों ने क्या किया, कंपनी फ्लॉप ही हो गई। चलिए, ऐसी बात तो भारत है। तो समझिए इसमें क्या है कि हेलमेट अगर नहीं पहनो, खतरे जब गिरने हेलमेट लगो तो मुँह तो बच जाए, वो ब्रेक फेल है तो चाहे जी में जट मार दो, तुम टूटो, सामने वाला टूटो, यानी खतरा तुम तो हाथ ही मिले फिर रहे। तो खतरे के प्रति संवेदनशील हो, संवेदनशील में खतरा की अक्षमता पैदा हो, खतरे के प्रति अक्षमता है। लेकिन अब सामने आदमी आई गो, सामने मान लो एक आदमी आ गो, जो वो तुम्हारा ब्रेक फेल है, खतरे की संभावना हो गई, इसे कहते हैं जोखिम। अब इनमें घल नहीं है, मतलब वो बच नहीं पा रहा है, दुर्घटना चोट की संभावना पूरी हो चुकी, इसे कहते हैं। यानी कि जब खतरे की संभावना हो जाए और भेद्यता का स्तर हो जाए, खतरे की संवेदना, तो उसे ही जोखिम कहते हैं। यानी कि जब हेलमेट रेंज और ब्रेक फेल है और सामने आदमी है, जोखिम है, और हेलमेट और ब्रेक फेल है तो इसे संवेदनशील कहेंगे। ठीक है, बेसिक टर्म होगा जो हमें सब समझा, जो बेसिक टर्म होगा, देखो हानि की संभावना पूरी है, इसमें जो प्रभाव सहन करने की क्षमता नहीं है आपके पास। देखिए अब इन बेसिक टर्म्स को, यानी घटना की क्षमता है पूरा नुकसान करेगी, लेकिन जब तक मानव को नुकसान नहीं होगा, हानि की पूरी संभावना रहेगी रिस्क में। इसमें करना है ब्रेक और हेलमेट ही लगो तो प्रभाव सहन करने की क्षमता। कुछ समझ में नहीं आया? क्यों नहीं?
अभी हम बेसिक समझा रहे हैं आप, क्लास चालू हो रही है, लेकिन बेसिक टर्म में वैलिडिटी क्या है, खतरे की प्रति क्षमता, खतरे की प्रति क्षमता संरचना, और जोखिम क्या है कि जब खतरे की संभावना और वैलिडिटी नहीं है। तो इसलिए हमने पहले वैलिडिटी को समझाया था। तो भैया रिक्स ही रिक्स है, ये इसे कहते हैं। एक सेकेंड, ओके। अब थोड़ा वैलिडिटी की सुविधा क्या है वो हम थोड़ा समझा नहीं, बेसिक टर्म समझो पहले। एक आपदा का समीकरण समझिए, बेसिक चीजें समझो पहले। कि मान लो कि एक घर है जिसमें भूकंप आ रहा, भूकंप रोधी है और एक कमजोर घर। तो भूकंप आएगा तो नुकसान किससे बनेगा, यानी कि भूकंप रोधी घर समझते हो, इस प्रकार के हैं। मान लो कि एक अब घर ऐसे बन रहे हैं जैसे जापान से भूकंप आता है तो ये सीढ़ी, मान लो जो घर बन गया, जैसे भूकंप आएगा तो जो हिस्सा ऐसे ऐसे कंपन करेगा, जो घर मकान ऐसे ऐसे होगा, ऐसे जो हिस्सा आगे जाएगा और पीछे जाएगा। एक सेकेंड रोजा दिखा देते हैं, एक सेकेंड, आपको इमेज जरूरी है। एक सेकेंड आपको दिखा देते। एक एक हम्म, एक सेकेंड, देखो ये कंपन हो रहा है, देखो देखो हो रहा है, दिखा रहा है आप, समझिए ये हो रहा है कंपन, देखिए देखो ये चल रहा है। देखो एक देखो ये हो रहा है, देखो ये कंपन हो रहा है, कंपन देखो देखो ये कंपन हो रहा है वो कंपन से। और एक जंप देख लीजिए, और देख लेते। इन्हीं की देखिए ये इससे आएंगे सही समझ में आप। देखो जी चल रहे, देखो जो भूकंप रोधी है, देखो जो है, देखो जी लग, आप ऐसे ऐसे कंपन होंगे, ठीक है, इसे ही भूकंप रोधी घर कहते हैं। समझ गए, हो गया। तो भूकंप रोधी घर यानी कि सुरक्षित होंगे, कुछ कमजोर घर है यानी कि आपदा पक्की है, कमजोर घर है आदमी कम आपदा आएगी, कैसे सुरक्षित घर है। तो कमजोर घर है तो भैया तो आदमी तो मरेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला बनाया कि प्रकोप यानी कि आपदा जो जिससे नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, देखिए जब वो रहवासी क्षेत्र में मिल जाए, आप रहवासी मानो कि यहाँ नुकसान पहुंचाते, बिल्कुल सही है। कोई आपदा
प्रकोप प्रकोप मानव अभी तक मानव को नुकसान नहीं पहुंचा है प्रकोप में। जीवन संपत्ति जब वो रहवासी क्षेत्र यानी कैपिटल एरिया में पहुंच जाए मानव के पास उस सुविधा मिल जाए वजह से हाँ वहाँ नुकसान हो सकता है, जैसे कि जो कमजोर है तो आपदा बन जाती है। ओके, जब मानव को नुकसान नहीं है और वहाँ मानव रहवासी क्षेत्र मिल जाए वो बाकी प्रति भी संवेदनशील मिल जाए, दिस इज आपदा, ये आपदा बन जाएगी। समझिएगा पूरे कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट चल रहा है भैया, जब हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, क्या है कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और चिंता होने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट बिल्ड हो कि कैसे आपदा जब प्रकोप है, यानी कि जब तक कहीं भी मान लो रेगिस्तान में प्रकोप आ गया है, कहीं भी आ रहा है, जब तो मानव क्या नहीं, अब रहवासी क्षेत्र में पहुंचूंगा तो मानव क्या नहीं, वो वजह खतरे के प्रति संवेदनशील मिल गए। कैसे, मान लीजिए जैसे कि आप जैसे कि नदियों के किनारे रहते हैं आप, समझ ना, नदियों के किनारे रहते हैं, जैसे कि समझिए, एक सेकेंड, जैसे कि समझिए यहाँ पर मान लो नदियों के किनारे रहते हैं, अपने मकान सही से नहीं बनाए हैं, मैंने कि उसकी क्षमता विकसित नहीं की तो आपका नुकसान तो होना ही है, होना कि नहीं होना, इसी प्रकार को कहा गया है। तो बेटा 3 टर्म जो हमने आपसे बात की थी वे 3 टर्म हम आपको समझा चुके हैं सही ढंग से। ये रही आपकी 3 टर्म्स जो किसी भी एग्जाम को वैलिडिटी हो, रिक्स हो, समझिएगा हजार, जब तो मानव की हानि नहीं, आप तो मानव की हानि हो जाए पर रिक्स है, वैलिडिटी यानी कि लिमिट और ब्रेक नहीं लगाए, यानी खतरे के प्रति क्षमता सहन करने की क्षमता विकसित नहीं हुई, रिक्स है कि कहाँ जहाँ हानि की संभावना उस सुविधा मिल जाए तो वह खतरा उत्पन्न नहीं हो रहा। ये बेसिक टर्म्स हमने समझा दिए। अब आते हैं एनडीआर वेस्ट डी आर, हमने आपको बता दी सिलेबस। अब आते हैं मेन सिलेबस को स्टार्ट कर, अब आते हैं सिलेबस, बेसिक टर्म के बाद अब आते हैं, देखो हम तो बिल्कुल बता चुके हैं, आपदा आपको बता चुके हैं, वल्नरेबिलिटी विविधता बता चुके हैं, जोखिम रिस्क बता चुके हैं। अब हमें क्षमता पर बात करनी है, थोड़ा क्षमता के बारे में भी समझ लीजिए, और हमें बात करनी है अब भारत में आपदा और उसके आंकड़े पर चर्चा करनी है। अब जो क्षमता होती है, जो सुविधता की प्रति विकसित होती है, उसमें क्या था कि खतरा सहन करने की क्षमता, खतरा ना सहन करने की यहाँ पर नहीं है। देखो वैलिडिटी, देखो एक बार महात्मा समझ, इन सबको सवाल समझ लो, हैजार्ड क्या है, जीवन संपत्ति को नष्ट करने की क्षमता की घटना, लेकिन जब तक मानव की हानि नहीं हुई। वैलिडिटी क्या है, आपदा प्रभावित होने वाली संभावना, यानी कि आपदा के प्रति सहन करने के प्रति असम सहन करने के प्रति अक्षमता। लेकिन जब जोखिम क्या है कि जब वेदता हो जाए वो खतरे की संभावना मिल जाए तो जोखिम होता है। आपदा क्या है, यानी कि प्रकोप हो जाए और जो मानव वाले क्षेत्र पे आ जाए, तो जिसे हम आपदा कहते हैं, उसको वेदता मिल जा सकती। बेसिक टर्म सब समझ चुके, यानी कि जब मानव ऐसे क्षेत्र में हो जाए तो आपदा, प्रकोप जो कहीं हो जाए मानव का नहीं तो प्रकोप है, खतरे के प्रति अक्षमता नहीं जाए तो वल्नरेबिलिटी है, और जोखिम में खतरे की संभावना गुण विधता आ जाए तो जोखिम। ये सब चीजें क्या समझाना है क्या, अभी ये सब चीजें नहीं, बेसिक टर्म समझो, अभी तो हम बेसिक क्षमता विकसित करवा रहे हैं, उसके प्रति प्यार करवा रहे हैं कि कैसे आपको क्षमता कैपेसिटी है, समझो कैपेसिटी कुछ नहीं है। अब मान ली सुविधता पढ़ा आपने, सुविधता उसमें कहा था कि क्षमता सहन करने की, उसमें थी अक्षमता। अब इसमें क्या करना है कि क्षमता विकसित करनी, यानी कि वल्नरेबिलिटी, इंग्लिश मीडियम वाले जा रहे हैं वल्नरेबिलिटी, हिंदी मीडियम वाले विविधता का उल्टा होगा ये,
भेद्यता का उल्टा यानी कि क्षमता अब इसने मकान बढ़िया बना लिए, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं। तो प्रवास समाज की संसाधनों शक्तियों के सृजन सुविधा को कम करता है। इस परिभाषा को ध्यान नहीं रखना, सीधे रखना, सुविधा का उल्टा यानी कि खतरा सहन करने की क्षमता विकसित कर लेना, क्षमता मुकाबले की क्षमता होना, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, सब चीजें विकसित होगा। ठीक है, अब आइए आपदाएं कितने प्रकार की होंगी। तो आपदाएं होंगी दो प्रकार की, एक एक होंगी प्राकृतिक, एक जो है नेचुरल, एक होंगी मानवीय होंगी। अब आइए सिलेबस से बिल्कुल सही ढंग से पढ़ा दें। बेसिक टर्म आपको समझा चुके, बेसिक समझा रहे हैं सबको, फिर हम डिटेल समझाएंगे क्योंकि डिटेल नोट्स दिए हैं। जी बेसिक्स हैं, यहाँ रहेगा जी बेसिक। अब जी डिटेल्स नोट है, देखो ये दिया है, देखो समझ लीजिए जी रहा नोट्स क्या है, कैसे हम समझाते जा रहे हैं। आप बताएं कि इनके अनुसार परिभाषा इनके अनुसार जी मेन से लिख के देखो क्या अंतर है इनमें। हमने बेसिक में बता दिया है हर चीज़ का कि आपदा क्या है, किस प्रकार है सुविधा है। तो इसको अब आप ये रीड कर लेना। अब हम इस पे आते हैं, उसको हम समझाएंगे अगले लेक्चर में। आज हम बेसिक करा देते हैं, हमको सब कुछ बेसिक कवा है। याद रखना इतना ही बेसिक पढ़ना है जितना बताया है, और इतने अंदर से कहीं पूछा है यूपीएससी लेवल का है तो ये जिसको पढ़ना है तो ये कंटेंट दिया है, इंग्लिश हिंदी बाईलिंगुअल में है, देख लीजिए। ठीक है, ये रहा कंटेंट, बाईलिंगुअल है। पीडीएफ भी मिलेगी इसकी, चिंता नहीं करनी। हाँ पीडीएफ भी रहेगी। आपदाएं कितने प्रकार की होती, तो आपदाएं होंगी दो प्रकार की, हमने बताया था, एक प्राकृतिक होंगी, एक मानवीय होंगी। लेकिन क्या है आपदाएं दो प्रकार की, किस प्रकार बताएंगे कि आपदाएं दो प्रकार की हैं, हमें तो बताए। तो आपदाएं हमने कहा दो प्रकार की हैं, तो हमने कहा आपदाएं कैसे बता पाएंगे कि दो प्रकार की हैं। तो उन्होंने कहा है कि भैया आपदा कैसे बता, एक तो जहाँ से बता पाएगा कि तो नुकसान हो, एक उत्पत्ति कहाँ से हुई, दो चीजों से बता करेगी, एक तो उत्पत्ति से बता करेगी आपदा, एक करेगी नुकसान से, यानी कि नुकसान यानी कि गंभीरता से। देखो उत्पत्ति तो दो हो सकती है, या तो प्राकृतिक होगी या तो मानवीय होगी, लेकिन नुकसान भी गंभीरता दो प्रकार, या तो छोटी आपदा होगी या तो बड़ी होगी, छोटी होगी या तो बड़ी होगी, इससे ज्यादा तो कुछ होगी नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम लोग, इन्हें क्यों नहीं पढ़ा है भाई, ये देखो ये कवर नहीं करा दिया हमें, देख लो परेशानी करते रहते हैं, देखो क्या कवर नहीं करा है। ये बेसिक टर्म यहाँ चल रहा है, इस पर चर्चा हो रही, इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल फ्रेंच भाषा की सब संयोग चांद से बना भैया। इसमें क्या, ये मेंस का सिलेबस कितनी देर से बता रहे हैं कि मेंस का है, अब रीड कर लेना। यूपीएससी मेंस का है, लो आपको लिखना है, वहाँ पे लिख के आएगा फ्रेंच हजार शब्द कौन से। हम आपको जो बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म समझा रहे हैं, ठीक है। परेशान करते रहते, जो बेसिक टर्म है कहा है कि आज नहीं कल समझाएंगे इसको, जो कुछ रह गया। वैसे तो कुछ जरूरत नहीं, जो टॉपिक रह गया जिसे आज समझाना, परेशान मत किया करो। हाँ थे, तो हमने बताया था कि आपदाएं दो प्रकार की होंगी, एक तो उत्पत्ति के आधार पर, एक वजह प्रकृति से हुई है उत्पत्ति, के मानव की हुई, और गंभीरता यानी कि इसे कह सकते हैं नुकसान के आधार, यानी कितना नुकसान, या कितनी देर तक आई। तो भैया हमने पता देगा कि गंभीरता यानी कि वो छोटी आपदा तुरंत देर आई, बड़ी आपदा जो बराबर, इसके आधार पर देख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं मानवीय आपदाएं में दो चीजें समझ ली। प्रकृति में प्राकृतिक आपदाएं मतलब होता है जो प्रकृति, सीधी डेफिनेशन है, इन्हें कोई पढ़ेंगे मानव निर्मित यानी मानवीय आपदाएं, इतनी समझ ही। और प्राकृतिक आपदाएं जिन पर प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, मानवीय जो मानवीय अपेक्षा असावधानी से मानव जानबूझ कर करता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और चक्रवात।
जिससे कि मानव आपदा ग्रीन हाउस बढ़ा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन हो रहा है, हीटिंग हो रही है, भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वायु हो रहा है, जलवायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण कर रहा है, नाभ की ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, बम विस्फोट कर रहा है, रेलवे, वायुयान, सड़क दुर्घटना, शहरी आग, वनों में आग लगा के घर वगैरह, ये सब चीजें तो मानव ही निर्मित है। ये सब चीज मानव निर्मित है, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आना, दिस इज द बेसिक। अब इसमें क्या समझाना है ना, आपकी घटना बम विस्फोट कर रहे तो इससे ऊर्जा निकल रही तो पर जा रही है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गए, यहीं पे समझ लीजिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले ज्योग्राफी, पर्यावरण, लो हिंदी लिख दे, और आपदा, 15 नंबर के हो, एक दूसरे से कनेक्ट है। 15 नंबर, इसलिए इन्हें समझ के पढ़ना, इन्हें रटोगे, रटना नहीं है, समझो, समझ डेवलप होगी इनमें से, तो ये रटना तो भूल जाओगे। अब हम बांटते हैं कि अब हम प्रयास करते हैं कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार का है। प्राकृतिक आपदाएं कैसे कौन कौन सी है, और फिर हम समझेंगे मानवीय आपदाएं कौन कौन सी है। तो हम प्राकृतिक मानव जी तो उत्पत्ति के आधार पर हम समझेंगे कि वायुमंडलीय, यानी कि चक्रवात, जो वायुमंडल पवंडर, बादल फटना, हिमपात, सूखा, पाला या भूकंप, ज्वालामुखी होगा, जलीय में बाढ़ आ जाए, ज्वार, सुनामी, जैविक महामारी, कीटों का आ जाए, ये सब चीज। जैविक मतलब होता है कि कीट वायरस कोई फैल जाए कर, जैसे कोविड-19, कोविड-19 से जैविक में। जलीय मतलब जो बाढ़, जल स्थल में जब भूकंप को नुकसान करे। अब वायुमंडल में तो वायु से रिलेटेड काम हो, भूमंडल वाला पड़ रहा हो, जलवायु परिवर्तन से, और मानव जनित है इसमें भी भाई यही भौतिक है, भूकंप, मानव भूस्खलन, भूस्खलन कैसे बार बार हीटिंग हो रही थी, बर्फ पिघलेगी, परंपरा, रसायन में विषैले रसायनों की विमोचन कर रखी थी, जो जैविक चीजें क्या है, महामारी कोविड-19 पहले, प्रौद्योगिकी में कौन कौन से मानव साइबर अपराध हो, नाम की विस्फोट हो रहा, वगैरह साइबर अपराध के आजकल ओटीपी देख के काम चला रहा हूँ। कुछ इन्हें रटना नहीं है, इन्हें पढ़ना है, जी हम केवल नॉलेज बेस्ड कह रहे हैं। और हाँ, इन पर तो थोड़ी चर्चा होगी, एक यहाँ पर चर्चा करेंगे डिटेल में, एक इस पे थोड़ा, इस पे इन पाँच छः पर डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, अभी 20 आज आपका पीस में आए 20 तैयार कर रहे हैं आज। एक सेंडाई फ्रेमवर्क आया 2015 से 30 के अनुसार, आपदाएं इसमें बताएंगे कितने प्रकार की होंगी। उन्होंने कहा छोटी प्रकार की आपदाएं, बड़े पैमाने की आपदाएं, धीमी गति से होने वाली आपदाएं, और आकस्मिक आपदाएं, और बार बार कभी कभार होने वाली आपदाएं। इस प्रकार की आपदाएं होंगी इसमें। आज के लिए इतना ही, तुम लोगों ने आज बहुत परेशान किया। ये आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।